नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे पिछले हफ्ते के बचे हुए आर्टिकल्स के बारे में। सबसे पहला है, सुप्रीम कोर्ट ने शेड्यूल कर दिया है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को रिव्यू करने की जो डेट है उसके बारे में अपनी फिक्सिंग कर दी है। आर्टिकल को यहाँ पर लिखा है मोहसिन आलम भट्ट जी ने। देखो, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है 2019 का, वो अमेंड किया गया था सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 को। अब ये जो सुनवाइयाँ होंगी ना, इसमें देखा जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजंस हैं, क्या उन प्रोविजंस के अकॉर्डिंग है ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट या फिर वायलेशन है। अब देखा जाए तो CAA अगर बात करें तो इसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज की गई है। अगर 2003 की हम बात करें तो 2003 में भी सिटीजनशिप को लेकर के अमेंडमेंट किए गए थे। और उस टाइम पे क्या प्रोविज़न किया गया था कि कोई भी अगर इलीगल माइग्रेंट इंडिया में आता है, इलीगल का मतलब बिना किसी परमिशन के इंडिया की बॉर्डर्स क्रॉस करके अगर इंडिया में कोई भी इंडिविजुअल एंटर होता है तो उसको सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। ये प्रोविज़न 2003 में एकदम क्लियर कट लिख दिया गया था। अब सवाल क्या है कि 2003 का ये जो प्रोविज़न है, इस प्रोविज़न को चेंज किया जा रहा है 2019 के इस अमेंडमेंट एक्ट के बेसिस पे। वो क्या है कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम को छोड़ करके जो लोग भी हैं, पर्टिकुलरली पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान, यहाँ से जो लोग भी आएंगे, वो अगर नॉन मुस्लिम्स हैं उन लोगों को इलीगल कंसिडर नहीं किया जाएगा और उनको जो है सिटीजनशिप देने में भी प्रॉब्लम कम से कम क्रिएट की जाएगी। या फिर ये कहो कि जो भी प्रोसेस है सिटीजनशिप गेन करने के लिए इंडिया में, उस प्रोसेस को ईजी कर दिया जाएगा। फिर इसका मतलब क्या हो गया कि नेचुरलाइजेशन बेसिस के ऊपर आप नॉन मुस्लिम इमिग्रेंट्स को क्या करना चाह रहे हो, आप देखना चाह रहे हो सिटीजनशिप। अब 2030 में तो आप 2003 में तो आपने क्या कर दिया था कि इलीगल माइग्रेंट्स जो भी इंडिया में बिना पूछे एंटर कर रहे हैं उन लोगों को सिटीजनशिप देने की बात मना कर दी थी। पर अब क्या कह रहे हो कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से जो भी नॉन मुस्लिम्स आ रहे हैं उनको सिटीजनशिप दे दी जाएगी। ठीक है, पर इसमें अगर हम एक पॉइंट नोट करें तो इसमें मुस्लिम्स ही नहीं, ज्यूज को भी अलाउ नहीं किया गया है। इसमें आप देखोगे तो सीधा स्टेटमेंट है हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज और क्रिश्चियन, इनमें से कोई भी कम्युनिटी के लोगों को अगर अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान, जिन तीनों कंट्रीज ने अपना स्टेट रिलीजन इस्लाम बना रखा है, वो वहाँ से अगर इनमें से हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज एंड क्रिश्चियन में से किसी भी कम्युनिटी के इंडिविजुअल्स को अगर परसिक्यूट किया जाता है, वहाँ से निकाला जाता है, ठीक है, तो उनको इंडिया जो है वो सिटीजनशिप दे देगा। अब सिटीजनशिप देने के लिए एक क्राइटेरिया और डाला है, दैट इज कि वो दिसंबर 2014 एंड होने से पहले आए हों। मतलब 2015 से पहले पहले जो लोग आए हुए हैं उन लोगों की कंसिडरेशन में, उन लोगों को कंसिडरेशन में लिया जाएगा सिटीजनशिप के लिए। अब देखो, यहाँ पर बहुत से सवाल हैं जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना होगा, क्योंकि ये जो जजमेंट है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सिटीजनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो हमारे यहाँ पर जब भी कोई कानून लाया जाता है तो गवर्नमेंट को उसके पीछे रैशनल्स दिखाने पड़ते हैं कि क्या उनके पीछे लॉजिक्स हैं। ठीक है, एक तो लॉ का पर्पस क्या है और एक ये है कि जब कोई कानून लाया जा रहा है तो उसमें अलग अलग ग्रुप्स के लिए उसका क्या मायने हैं। ठीक है, जैसे कि हम बात करें कुछ मुस्लिम ग्रुप्स, फॉर एग्जांपल अहमदियाज, शियाज, रोहिंग्या, उइगर्स, या फिर जो नॉन मुस्लिम्स है, फॉर एग्जांपल श्रीलंकन तमिल्स की बात कर लो, तिब्बतन बुद्धिस्ट की बात कर लो, या फिर लॉथ सेम्पास की बात कर लो। ये ऐसे परसिक्यूटेड कम्युनिटी हैं जिनको इंडिया के नेबरहुड में से परसिक्यूट किया गया है और इंडिया ने कहीं ना कहीं इनको अभी शेल्टर दे रखी है, मोर और लेस। अब सवाल यह है कि आप जो रैशनैलिटी दिखाना चाहते हो वो क्लियर करनी होगी एक तो गवर्नमेंट को कि हाँ जी पर्पस क्या है कानून को लाने का, और दूसरा ये कि इन ग्रुप्स पर क्या असर पड़ेगा जो आपके ऑलरेडी यहाँ पर या तो मतलब या तो परसिक्यूटेड है अपने आपके आसपास के जितने भी कंट्रीज हैं, और उनमें से कुछ एक को आपने शेल्टर भी दे रखी है। जैसे श्रीलंकन तमिल्स की बात कर लो, तिब्बतन बुद्धिस्ट की बात कर लो, इनको हमने शेल्टर दे रखी है। तो सवाल यही आता है कि इन दोनों चीज़ों के जवाब ढूंढने होंगे, गवर्नमेंट को जवाब देना होगा। ठीक है, कि लॉ का पर्पस क्या है और अलग अलग ग्रुप्स के लिए इस लॉ का मतलब क्या निकलेगा। अब हम सवाल ढूंढते हैं और उनमें लॉजिक्स देखते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या बात बोली और यहाँ पर उनके ऊपर क्वेश्चन क्या है। देखो, अगर हम देखें तो गवर्नमेंट CAA के लिए साफ साफ ये गवर्नमेंट का ये कहना है कि क्यों हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आए थे। देखो, पार्टीशन के टाइम पे सीधी सी बात है कि नॉन मुस्लिम्स तो पाकिस्तान में
ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश और पाकिस्तान है, वहाँ की बात कर रहे हैं, तो पार्टीशन के बाद में पाकिस्तान में तो नॉन मुस्लिम्स हैं वो माइनॉरिटी में चले गए थे, और बाकी इंडिया की बात करें तो वहाँ पर मुस्लिम्स थे वो माइनॉरिटी में चले गए, बाकी और भी माइनॉरिटी में थे, जैसे सिख हो गए, ईसाई हो गए, इनको भी हमने माइनॉरिटी में कंसिडर कर रखा है। तो ऐसे में नेहरू लियाकत पैक्ट जो फाइनलाइज हुआ था, ठीक है, उस पैक्ट के बेसिस पे ये था कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों जो हैं वो इक्वल सिटीजनशिप इंश्योर करेंगे, फुल सेंस ऑफ सिक्योरिटी दी जाएगी, किसको? रिलीजियस माइनॉरिटीज को। इसका मतलब कि पाकिस्तान में चाहे ईस्ट पाकिस्तान हो चाहे वेस्ट पाकिस्तान हो, दोनों जगहों पर नॉन मुस्लिम्स को प्रोटेक्शन मिलेगी और इक्वल सिटीजनशिप के राइट मिलेंगे। दूसरी तरफ इंडिया में मुस्लिम्स को इक्वल सिटीजन्स के राइट मिलेंगे। पर हो क्या रहा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में उल्टा काम हो रहा है, ठीक है। वहां पर माइनॉरिटी की पॉपुलेशन बहुत हद तक डिक्लाइन कर गई है। गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट सीधा ये है कि जो एग्रीमेंट था जिसके बेसिस पे पार्टीशन हुआ था और ये जो माइग्रेशन हुआ था रिलीजियस लाइंस पे, तो पॉइंट यहां पर ये निकल के आता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश ने अपनी प्रोमिसेस को ब्रेक कर दिया है। वहां से नॉन मुस्लिम्स को भगाया जा रहा है डरा धमका करके, इसलिए मजबूरन फिर उनको जगह मिल रही है इंडिया में, तो इंडिया में आकर के उनको रहना पड़ रहा है। तो पाकिस्तान और अब बांग्लादेश का जो पॉइंट है वो तो नेहरू लियाकत पैक्ट के ऊपर जचता है, पर सवाल ये आता है कि आपने अफगानिस्तान को भी ऐड किया है, ऐसा क्यों? ठीक है, एक तो इस चीज का जवाब देना पड़ेगा। दूसरी बात ये आ जाती है कि आपने जो इमिग्रेंट्स 2015 के बाद में आए हैं, देखो एक तो होता है एमिग्रेंट्स, एक होता है इमिग्रेंट्स। माइग्रेशन में ये दो डायरेक्शन का जो होता है ना माइग्रेशन, जिसमें अगर अंदर आने वाले लोग हैं उनको हम कंसिडर करें तो वो इमिग्रेंट्स होते हैं, और बाहर जाने वाले होते हैं एमिग्रेंट्स, राइट। ये आपने 12th क्लास की बुक में पढ़ लिया होगा, ठीक है, ज्योग्राफी वाली जो 2 बुक्स हैं उनमें। खैर 2015 से पहले के लोगों के लिए तो आपने रिलैक्सेशन देने की बात कर दी। अब सवाल यह है कि 2015 के बाद में क्या परसिक्यूशन रुक गया? तो ये भी एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, क्योंकि 2000 अब ये माइनॉरिटी जो है, जो भी बांग्लादेश और पाकिस्तान अफगानिस्तान में, तो उनमें माइनॉरिटीज का परसिक्यूशन क्या अब रुक गया? नहीं, वो तो 2015 के बाद में भी चालू है। तो उनके लिए क्या प्रोविजन है? वो तो देखो अमेंडमेंट हो सकता है आगे। बाकी फिलहाल जो पॉइंट्स आएंगे ये आएंगे, एक तो कि अफगानिस्तान को आपने इंक्लूड किया, इसके आगे देखें, फिर आगे ये बोल रहे हैं कि ये जो एनामलीज है, एनामलीज का मतलब अनक्लैरिटियां जिनके ऊपर स्टेटमेंट देने पड़ेंगे, गवर्नमेंट को क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा, ठीक है। इनमें कुछ टारगेट्स हैं, कुछ इफेक्ट्स हैं। तो CAA में बेसिकली सेलेक्टिवली सिटीजनशिप देने की बात की गई है, ठीक है, और बेसिकली उनको दिया जाएगा जो नॉन मुस्लिम्स हैं, जैसे हिंदू कम्युनिटी मेनली यहाँ पे फोकस में बताई जा रही है, जो कि असम में भी रह रहे हैं बहुत से लोग। अब दूसरा आगे बात आती है ये कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में कुछ एम्बिग्यूटीज हैं, अनक्लैरिटी है, क्या है वो समझते हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि परसिक्यूशन को आपने प्रॉपरली डेफिनेशन नहीं दिया, डिफाइन ही नहीं किया है प्रॉपर। इसका मतलब ये कि बेनिफिशियरी कौन होगा, क्या उसकी क्राइटेरियाज होंगे, किस बेसिस पे वो आया होगा, कब से आया हुआ होगा। उसमें परसिक्यूशन का पॉइंट ये आ जाता है कि एक तो है कि नॉन मुस्लिम को आपने देखा कि हाँ वहाँ से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जिनको परसिक्यूट किया गया है वो इंडिया में आकर के सेटल हो रहे हैं, तो उन लोगों को आप सिटीजनशिप देना चाहते हो 2015 से पहले जो जो आए हुए हैं उनको। चलिए ठीक है, सवाल यह है कि किसी मुस्लिम इमिग्रेंट ने जो कि इंडिया में आ गया और इन तीनों कंट्रीज से आ गया मान लो, और वो मुस्लिम इमिग्रेंट है और उस बंदे ने अपना रिलीजन कन्वर्ट करके हिंदुइज्म को ज्वाइन कर लिया, तो क्या उसको सिटीजनशिप मिलेगी या नहीं? और अगर ऐसा होता है तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि आप कहीं ना कहीं रिलीजन को कन्वर्ट कराने का वो प्रोविजन करने की कोशिश कर रहे हो। इस तरीके के सिनेरियो में अगर ऐसा होता है तो सवाल ये उठता है कि रिलीजियस कोर्जन हो रहा है कि हाँ भाई आपको सिटीजनशिप उस केस में मिलेगा अगर आप कन्वर्ट करोगे, ठीक है। दूसरी बात ये आ जाती है कि एक इंडिविजुअल की जो रिलीजियस लिबर्टी है वो सवाल में आ गई कि एक धार्मिक स्वतंत्रता हर एक इंसान की अपनी अपनी होती है, जो कि आर्टिकल 25 में साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई परसुएशन एक अलग चीज़ है कि आप किसी को अपने रिलीजन के प्रोज बता करके फिर बाद में परसुएट करो कि हाँ जी भाई आप हमारे रिलीजन में कन्वर्ट कर लो। बाकी आप इस तरीके से सिटीजनशिप का नाम लेकर के अगर मुस्लिम्स जो कि हिंदुइज्म को ज्वाइन कर ले उनको अगर आप सिटीजनशिप देते हो तो उस बंदे को एक तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपने कन्वर्जन के लिए फोर्स कर दिया। तो एक ये पॉइंट भी आता है कि परसिक्यूशन का डेफिनेशन क्या है वो क्लियर नहीं है। फिर इसके आगे अगर हम बात करें, फिर सवाल ये आता है कि इंडिया बेसिकली हमें पता है कि इंडिया
किसी भी इंटरनेशनल ट्रीटी का सिग्नेटरी नहीं है जिसमें कि हाँ जी इंडिया के ऊपर ऑब्लिगेशन लगे कि कोई भी अगर रिफ्यूजी आता है या इमिग्रेंट आता है तो उसको आप सिटीजनशिप किस बेसिस पे दोगे। तो इंडिया अपने हिसाब से काम करता है। पर सवाल जैसे कि 1951 का रिफ्यूजी कन्वेंशन है, ठीक है, तो इंडिया ने कोई सिग्नेचर नहीं कर रखे हैं उस पर, ठीक है। इसके अलावा रिलीजन स्पेसिफिक सिटीजनशिप ग्रांट करना है उससे रिलेटेड कुछ हो, ऐसा कुछ नहीं है। पर सवाल ये आता है कि जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को देखा जाता है तो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड जो ह्यूमन राइट्स हैं, ह्यूमन राइट लॉज हैं, उनका वायलेशन होता है, क्योंकि यहाँ पर वही अगेन रिलीजन वाला पॉइंट आ रहा है, ठीक है। तो ह्यूमन राइट्स का तो पॉइंट हमेशा हाईलाइट होता ही रहता है ना। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हमारे कोर्ट्स की अगर बात करें, फॉर एग्जांपल अभी मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है, तो सुप्रीम कोर्ट वैसे तो इंटरनेशनल लॉज को एनफोर्समेंट में नहीं लाता है। एनफोर्समेंट में कौन लेकर के आता है इंटरनेशनल लॉज को? पार्लियामेंट। हाँ, पर यहां पर हमें यह समझना होगा कि इंडिया में कई ऐसे केसेस हुए हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेशनल लॉज को, ट्रीटीज को इंटरप्रीट करते हुए जजमेंट दिए हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो 1951 का ये जो रिफ्यूजी कन्वेंशन है, इसको कहीं ना कहीं इंटरप्रिटेशन में लाया जाए तो फिर सीएए में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी, गवर्नमेंट को ये जस्टिफाई करना पड़ेगा। इसके अलावा इन क्वेश्चंस को आंसर देते टाइम पे देखने वाली बात यह है कि पार्लियामेंट को हमने बता रखा है। देखो, वैसे नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में देखा जाए तो सिटीजनशिप से रिलेटेड जो भी डिसीजंस हैं वो पार्लियामेंट को दिए हुए हैं, ठीक है, वो पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगी। और हमें ये भी पता है कि सिटीजनशिप जो है वो फंडामेंटल राइट्स का पार्ट नहीं है, ओके। और सवाल अब आता है कि पार्लियामेंट के लिए गवर्नमेंट का साफ साफ जवाब क्या है कि पार्लियामेंट जो है वो एक सोवरेन एंटिटी है और पार्लियामेंट ही डिसाइड कर सकती है कि भाई किसको सिटीजनशिप देनी है और किसको सिटीजनशिप नहीं देनी। तो राइटर यहां पर बोलना चाह रहे हैं कि इसका मतलब तो ये हो गया कि कल को ना पार्लियामेंट जो है वो इंडियन सिटीजन्स की भी सिटीजनशिप खत्म करना चाहे तो कोई भी लॉ पारित कर सकती है। तो इसके लिए पार्लियामेंट की पावर्स और पार्लियामेंट पे जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, वो जो लिमिट्स हैं, वो लगानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। अब देखने वाली बात यह है कि पार्लियामेंट की जो अनलिमिटेड पावर है सिटीजनशिप को लेकर के, इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या अपना ओपिनियन देता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, सिटीजनशिप हमारे यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स में किसी में भी मेंशन नहीं है, ठीक है। सिटीजनशिप जो है वो देखा जाए तो एक तरीके से एक इंडिविजुअल जो एक प्रोसेस बनाया हुआ है 1955 के एक्ट के हिसाब से, सिटीजनशिप एक्ट के बेसिस पे, उसमें जो प्रोसेस दिया हुआ है जिसमें रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन, ये कई प्रोसेस होते हैं, उनमें से आप अपनी सिटीजनशिप गेन कर सकते हो। तो वो चीज़ें पार्लियामेंट ही डिसाइड कर सकती है। पर सवाल ये है कि पार्लियामेंट तो फिर इस पावर का मतलब मिसयूज भी हो सकता है फिर वो, तो उसको सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। उस पर सुप्रीम कोर्ट को अपना ओपिनियन देने की ज़रूरत है। फिर इस केस का जो है ना, जो भी आउटकम होगा उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहने वाला है सिटीजनशिप के ऊपर, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट है उनको लेकर के अगर हम बात करें तो, ठीक है। फिर अगर बात आ जाए फंडामेंटल राइट्स की, मैं आपको कर चुका हूँ, ठीक है। बट एक इंडिविजुअल की लिबर्टी, फ्रीडम, डिग्निटी, इनको तो हम देखें तो फंडामेंटल राइट्स में डाला हुआ है। बट एक इंडिविजुअल का एक रिलीजन है ना, उस पर उसका असर जाता है तो वो एक प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और बाकी गवर्नमेंट की तरफ से एक आर्ग्यूमेंट ये भी आता है कि जी हमने ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस किया है, इसका हम बाहर से आने वालों के लिए रेगुलेशन कर रहे हैं, ना कि इंडिया में रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। इंडिया में जो माइनॉरिटीज़ हैं वो एज इट इज़ मेंटेन्ड है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने जो कुछ भी किया है वो बाहर से जो नए न्यू एंट्रेंट्स हैं उनके लिए, और वो भी इसलिए क्योंकि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये 3 ऐसे कंट्रीज हैं जिनका स्टेट रिलीजन इस्लाम है, और वहाँ से जो रिलीजियस लाइंस पे जो परसिक्यूशन होता है उन लोगों को प्रोटेक्शन देना इंडिया की एक, कहते हैं, मॉरल ऑब्लिगेशन है। इस तरीके से समथिंग पॉइंट्स आर्ग्यूमेंट आते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। अब देखो, बात ऐसी है कि सुप्रीम कोर्ट क्या ओपिनियन देता है वो हम देखेंगे, क्योंकि हमारी जो सेक्युलर आइडेंटिटी है, जो इंक्लूसिव पॉलिटी है, उस पर एक बहुत बड़ा सवाल है ये, ठीक है। अब उस सवाल में सुप्रीम कोर्ट क्या ओपिनियन देता है क्या नहीं, वो हम टाइम के साथ में देखेंगे, ठीक है। फिलहाल जो स्टेटस है वो हमने जाना। नेक्स्ट आर्टिकल है सिविलाइजेशनल डिप्लोमेसी, ठीक है। ये 16 तारीख का आर्टिकल था हमारा, पिछले वाला 13 तारीख का था, ठीक है। MS प्रतिभा जी ने लिखा है आर्टिकल। ये तो बताइए आपको SCO की मीटिंग हो चुकी है, ठीक है। 22nd मीटिंग थी, 2001 से लेकर लगातार 2022 तक ये मीटिंग हो रही है,
ठीक है, अब यहाँ पर मुद्दा जो है हम टू द पॉइंट बात करेंगे, क्योंकि एससीओ के बारे में आपने बहुत कुछ देख लिया होगा वीडियोस। एडिटोरियल तो हमारा अभी तक नहीं आया, प्रोबेबली कल आ जाना चाहिए, मंडे है कल, 2-3 आर्टिकल्स आने चाहिए एससीओ पे। खैर, हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है ना, उसको चाइना में एक बड़ा इम्पोर्टेंट कैसे मिल रही है या रिकॉग्निशन मिल रहा है कि एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को फॉलो कर रहा है इंडिया। जैसे बोला जाता है ना कि इंडिया जो है वो तो यूएसए के पास में जाकर, यूएसए की झोली में जाके बैठ गया, गोदी में जाकर के बैठ गया, वो समथिंग जो आइडियाज़ चल रहे थे चाइना में, उन चीज़ों को बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया है, क्योंकि इंडिया एससीओ में पार्टिसिपेट करने के लिए चला गया। दूसरी चीज़, इंडिया रशिया के साथ एंगेज कर रहा है प्रॉपरली। इंडिया ने बातचीत करके, और फिर जो जितनी भी 16 राउंड्स की जो बातचीत हुई मिलिट्री लेवल पे, अल्टीमेटली जो गोग्रास हॉट स्प्रिंग वाला एरिया है वहाँ से भी डिसएंगेजमेंट कर दिया। अभी भी 2 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर हमें पेट्रोलिंग नहीं करने दी जा रही है, और फिर भी इंडिया ने जो अपनी एक कहते हैं ना कि बैलेंस अप्रोच जो बनाई है, उसको एक रिकॉग्निशन मिल रहा है। क्योंकि यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के जिस तरीके से न्यूट्रल स्टैंड इंडिया ने बनाया हुआ है, वो न्यूट्रल स्टैंड रिकॉग्नाइज किया जा रहा है इंटरनेशनली। आप खुद देखो, कल मैं एक वीडियो देख रहा था कि इंडिया ने एससीओ में समिट में पार्टिसिपेट किया, और व्लादिमीर पुतिन जो रशियन प्रेसिडेंट है उनसे बातचीत भी की। तो हमारी तरफ से हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने क्या बोला कि जी ये युद्ध का समय नहीं है। खैर, युद्ध का समय तो कभी भी नहीं होता है, पर ये जो पॉइंट था, इसका जवाब क्या मिला उधर से कि हम समझ सकते हैं, ये पुतिन की तरफ से जवाब था, हम समझ सकते हैं कि इंडिया के कंसर्न्स क्या हैं, जल्दी ही हम इस युद्ध को ख़त्म करेंगे। तो ये जो जेस्चर मिला, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, इस चीज़ को रिकॉग्नाइज वेस्टर्न जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी कर रहे हैं, ओके। और जो इंडिया का अपना इश्यूज़ हैं, अपने इश्यूज़ हैं, वो इंडिया खुद इंडिपेंडेंटली हैंडल कर रहा है। किसी को साथ देना है तो दे दो, नहीं दो तो हम टैकल करेंगे। तो ये जो बिहेवियर है, फिर वो चाइना को टैकल करने के टाइम पर हम यूएसए को पीठ पीछे खड़ा करके फिर बाद में ये नहीं कर रहे हैं, या फिर यूएसए को आगे करके नहीं कर रहे हैं। हम यूएसए के साथ में हमारी रिलेशनशिप जो है वो किस पे बेस्ड है? स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। दैट मीन्स हम हमारी इंटरनेशनल रिलेशनशिप में कहीं पर भी किसी भी कंट्री के दबाव में आने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ना हम दबाव में आए हैं, ना दबाव में आएंगे। हमें ऑटोनॉमी चाहिए। हम हमारे इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए एंगेज करना चाहते हैं, चाहे फिर वो रशिया हो, चाहे फिर वो चाइना हो, चाहे यूएस हो, या फिर यूरोपियन कंट्रीज हो, या कोई भी कंट्री हो। हम हमारे इंटरेस्ट को, नेशनल इंटरेस्ट और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, 2 चीज़ों को देख करके हम ये चीज़ डिसाइड करते हैं। और इस चीज़ को देखते हुए बहुत हद तक चाइना की पब्लिक में एक जो ओपिनियन है वो चेंज होता हुआ दिखा है, जो कि वहाँ के सोशल मीडिया ट्रेंड्स में ऑब्जर्व किया गया। बाकी तो आपको पता है ही कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी कि किस तरीके से एकदम रॉबस्ट मैनर में अपनी बात कह देते हैं क्लियरली इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में। ग्लोबल साउथ की बात करें, आज इंडिया जो है वो बाकी कंट्रीज की तरह नहीं है जिन्होंने कहीं ना कहीं अपना ग्रुप डिसाइड कर लिया कि हाँ जी चाइना का साथ देना है कि यूएसए का साथ देना है। नहीं, इंडिया ने बिल्कुल न्यूट्रलिटी मेंटेन करके रखी है। कोविड क्राइसिस के बाद में जो इकोनॉमी पे असर पड़ा और उस इकोनॉमी को फिर से रिवाइवल देने में इंडिया ने जो एक्टिवली काम किया है, वो सीधा रिकॉग्नाइज हो रहा है कि आज वर्ल्ड की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज जो हैं वो रिसेशन की तरफ बढ़ रही हैं। बेशक इंडिया में भी महंगाई है, नो डाउट, हमें पता है, पर फिर भी इकोनॉमी की जो एक्टिविटीज़ हैं वो लगातार राइज हो रही है। ठीक है, दूसरी तरफ अगर देखें तो रशिया और चाइना के साथ में क्यों इंडिया बिल्कुल भी अपनी रिलेशनशिप को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने दे, वो बात अलग है कि एससीओ में बायलैटरल मीटिंग जो होनी थी एससीओ की साइडलाइंस पे चाइना के साथ में, वो नहीं की। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। उसमें कई कारण तो क्या है कि चाइना ने अपना विश्वास खो दिया। ठीक है, आप खुद देखो कि वुहान राउंड की जो समिट्स हुई थी, पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वुहान गए थे चाइना की सिटी में, फिर वहाँ से चाइनीज़ प्रीमियर शी जिनपिंग इंडिया में आए थे ममल्लापुरम में, वहाँ पर इनकी मीटिंग हुई थी, बायलैटरल टॉक्स हुए थे। तो वो जो बातें थी वो एक अलग लेवल तक ले जाने की बात की थी, पर उसके बावजूद भी कोविड आउटब्रेक होने के बाद में आपने गलवान इंसिडेंट किया, एलएसी पे एग्रेशन दिखाया, 2017 वाला मुद्दा कैसे जैसे सॉर्ट आउट किया था, फिर उसके बावजूद आप इस तरीके से काम करोगे तो फिर चाइना पे विश्वास करना वही बात है कि पॉसिबल ही नहीं है। जिस तरीके से पाकिस्तान को इंडिया ने साइडलाइन किया, एग्जैक्टली वैसा ही आइडिया अब चाइना पे एप्लीकेबल है। फर्क इतना सही है
कि हम पाकिस्तान के साथ कोई भी डिप्लोमेटिक एंगेज भी नहीं कर रहे हैं, ना हम कोई ट्रेड कर रहे हैं, और ट्रेड हो भी रहा है पाकिस्तान के थ्रू तो पहले हम बेचते हैं यूएई में हमारा माल, और यूएई वाले फिर बेचते हैं पाकिस्तान को। तो ऐसे में पाकिस्तान को बहुत महंगी चीज़ें मिल रही हैं, और पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट में नहीं है, क्योंकि आप हाई कमीशन लेवल की बात करो, टॉप डिप्लोमेट्स डिप्लॉयड ही है, ना तो इस्लामाबाद में इंडिया का है, ना दिल्ली में पाकिस्तान का डिप्लोमेट कोई बैठा है टॉप लेवल के। बाकी तो ये क्लर्क छोटे मोटे लेवल के जो हैं उनसे कम लेवल के वो तो बैठे ही हैं, वो तो कर ही रहे हैं अपना काम, ठीक है। पर जो टॉप लेवल डिप्लोमेसी है वो बिल्कुल रुकी हुई है। इसी तरीके से चाइना की बात करें तो चाइना के साथ में देखो हमारा ट्रेड है $125 बिलियन का, अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें, ठीक है, जिसमें $80 बिलियन के लगभग तो हमने इंपोर्ट किया है, 25 या 40 या 45 बिलियन का हमने एक्सपोर्ट किया है। तो नेट चाइना हमारे ऊपर $40 बिलियन का कर्जा लेकर के बैठा है, हमसे मांगता है इतने रुपए। ये तो चलता रहता है क्योंकि हम अभी भी बहुत सारी चीज़ें अभी इंपोर्ट कर रहे हैं। पर जैसे जैसे आज की परिस्थितियां देख रहे हैं, हम खुद को क्या बनाना चाह रहे हैं। एससीओ में भी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने क्या स्टेटमेंट दिया कि हम इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का मतलब क्या हो गया कि जो चीज़ें हम मैन्युफैक्चर्ड चाइना से सस्ते रेट पे खरीदते हैं वो चीज़ें हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करेंगे तो चाइना पर डिपेंडेंसी भी हमारी कम हो पाएगी। देखो सॉफ्टवेयर में तो कोई डाउट है नहीं हमारे यहाँ पे, सवाल है हार्डवेयर का। तो उसमें भी अब जो है, अब देखो फॉक्सकॉन, वेदांता फॉक्सकॉन वाला जो प्रोजेक्ट है वो अगर लगता है तो माइक्रोचिप्स प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। ताइवान पे जिन चीज़ों के लिए हम डिपेंडेंट है वो चीज़ें हम लोकली प्रोड्यूस करेंगे। और आज देखो कितने स्मार्टफोन्स लैपटॉप से प्रोड्यूस कहाँ पर हो रहे हैं, इनका प्रोडक्शन बहुत हद तक इंडिया में शुरू होने लग गया है और आगे हम एक्सपेंड करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के पॉइंट यहाँ पर ही आता है कि चाइना पे और पाकिस्तान पे ट्रस्ट डेफिसिट तो बहुत हद तक आ चुका है। अब सवाल यह है हम डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट की, तो देखो इंडिया न्यूट्रल मैनर में चलना चाहता है। पहले भी हमने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट स्टार्ट किया था, उस टाइम पे डर ये था कि हमें किसी भी ग्रुप को ज्वाइन नहीं करना कि कल को ना हमें दोबारा से गुलामी का सामना ना करना पड़े। उस टाइम पर भी हमारे दिमाग में जो नेहरू जी के टाइम का था स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की डिमांड हमारी थी, हम चाहते भी यही थे और आज भी हम यही चाहते हैं। फर्क इतना सा है कि आज हम कुछ एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए फिर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की तरफ दिमाग लगा रहे हैं। हो सकता है आने वाले टाइम पे इसको लिंक कर दिया जाए कि भाई अलाइनमेंट तो किसी एक के साथ जाएगा नहीं, हम तो ऑल अलाइनमेंट मूवमेंट करेंगे, सबके साथ एंगेज करना चाहते हैं हम तो, ठीक है। ऐसा नहीं कि यूएसए की तरफ लग गए तो रशिया चाइना से कोई एंगेजमेंट नहीं, रशिया के पास लग गए तो यूएसए को क्रिटिसाइज कर दिया, नहीं। हमें हमारे नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए आगे चलना है। और वैसे भी कल हमने बात की थी डेमोक्रेसी, डायलॉग और डेलिब्रेशन, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको लेकर के अगर हम बातचीत अगर कंटिन्यू करेंगे ना तो वर्ल्ड है ना आराम से शांति से अपनी ज़िंदगी बिता पाएगा, वर्ल्ड में जो भी कंट्रीज़ हैं वो। तो कुल मिलाकर के रशिया और चाइना हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। एक तो ये बात आ जाती है देखो कि रशिया और चाइना और इंडिया ये तीन एशिया की बड़ी कंट्रीज़ हैं जिनको एंशिएंट सिविलाइजेशन के तौर पे कंसिडर किया जाता है। जैसे यूरोपियन सिविलाइजेशन अपने आप को बोलते हैं ना कि हाँ जी हमारी बहुत ग्लोरियस सिविलाइजेशन रही है, वो सारी चीज़ें, तो वो चीज़ें इंडिया, रशिया और चाइना तीनों के पास अवेलेबल है। और ये सिविलाइजेशनल जो ओपिनियन है ये इंडिया हमेशा लेकर के चलता है, ठीक है। अभी मान लो चाइना के साथ में अगर बॉर्डर डिस्प्यूट है वो सॉर्ट आउट हो जाए तो चाइना से दुश्मनी किस चीज़ की है जी, या चाइना को हमसे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। पर वही चीज़ है कि चाइना जब तक ये बॉर्डर डिस्प्यूट सॉर्ट आउट नहीं करेगा तब तक प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रहने वाली है। क्योंकि ये चीज़ तो क्लियर है कि आज चाइना अगर पीछे हट गया तो कल वापस नहीं आएगा, कोई गारंटी नहीं है, वो कल भी आ सकता है। जैसे ताइवान वाला मुद्दा थोड़ा सॉर्ट आउट हुआ, वापस चाइना एग्रेशन दिखा सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। पर यहाँ पर हम जो एशियन सिविलाइजेशनल ड्रेड की बात कर रहे हैं जिसमें ये तीनों कंट्रीज हैं, इस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। और फॉरेन प्रायोरिटीज़ में, फॉरेन पॉलिसी में इस चीज़ को बार बार प्रायोरिटाइज किया जा रहा है क्योंकि इंडिया को पता है कि ये दोनों सिविलाइजेशन, रशियन और चाइनीज सिविलाइजेशन या ये दोनों कंट्रीज की स्टेबिलिटी इंडिया के सोवरेन प्रोटेक्शंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इनमें से कोई एक भी अगर कोलैप्स करता है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि फिर से वो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो हो सकता है अपनी एग्रेशन दिखानी शुरू कर दे। तो उनको काउंटर या न्यूट्रलाइज करने के लिए इनका अपने आप में सर्वाइवल पॉसिबल है। और इसीलिए इंडिया हमेशा मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की बात करता है। इंडिया ना तो यूनिपोलर और ना ही बाईपोलर की बात करता है, इंडिया बोलता है मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। और इंडिया की करनी और कथनी में डिफरेंस नहीं है, क्योंकि इंडिया यूएसए को भी पावर मानता है तो यूरोप को भी कंसिडर करता है, तो रशिया भी है तो चाइना भी है। ऐसा नहीं किसी को भी इग्नोर करके चले, ठीक है। पर हाँ
खुद के जिसके साथ में डिस्प्यूट्स हैं उनको इंडिया अपने हिसाब से हैंडल करेगा। इस तरीके का जो मेंटलिटी क्रिएट हो रही है या डेवलप हुई है वो चीज़ें शो करती है कि हाँ इंडिया जो है न्यूट्रल मैनर में अपनी फॉरेन पॉलिसी कंटिन्यू करने वाला है। अब चाइना के साथ करें तो एक तो बुद्धिज्म वाला पॉइंट आता है जो कि एक सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट करता है, और रशिया की बात करें तो रशिया में देखो ऑर्थोडॉक्सी या फिर ये कह दो कि सिस्टम अपना है वो एज इट इज मेंटेन रखना चाहता है रशिया। तो ये चीज़ें हमें समझनी होगी, ये चीज़ हम समझते भी हैं और इन्हीं चीज़ों का बेनिफिट कहीं ना कहीं हमें मिल भी रहा है और कहीं ना कहीं इन्हीं की वजह से हमें चैलेंज भी आ रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो वही बात है कि ये जो बातें चल रही थी कि वेस्टर्न कंट्रीज का जो ग्रुप है उसी को इंडिया ने ज्वाइन कर लिया है, ऐसा कुछ है नहीं। इंडिया जो है वो न्यूट्रली इंटरनेशनल सिस्टम में मल्टीपोलर सिस्टम को डेवलप करने की पूरी कोशिश कर रहा है, ठीक है, जिसमें से एक पोल इंडिया खुद बनना चाहता है और जो कि बहुत हद तक बन भी रहा है। ठीक है, तो ये 2 आर्टिकल्स थे, 1-2 पॉइंट्स और एक्स्ट्रा हमने देख लिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।